मनीष जी, आज ये कांग्रेस की रैली नहीं थी। पहले तो दर्शक इस बात को समझे और बिल्कुल मान लीजिए कि ये कांग्रेस की रैली नहीं थी। ये हिंदुस्तान की राजनीति का जो सर्कस है, उस सर्कस के जोकरों का जमघट था आज ये दिल्ली में। ये इस देश में रहते ही नहीं थे और अब आए हैं ये बांग्लादेशी घुस के, तो ये उनको एंट्री दी गई थी। तो ये समझ लीजिए कि 27 साल ये सोते रहे तो सोते नहीं रहे, ये देश में घुसने का इंतजार करते रहे, घुसे। ये बिल्कुल सही बोल रही थी, इसके मुंह से सही निकल रहा था। ये ऊपर वाले ने इसकी बुद्धि कर दी है कि ज्ञानेश कुमार को तुम नहीं भूल पाओगी, तुम बिल्कुल नहीं भूल पाओगी, मरते दम तक नहीं भूल पाओगी। 370 तो छोटा मोटा पाप था। 370 इंटरनल मामला नहीं था। 370 जब तक था तब तक कश्मीर के अंदर जो नेतागिरी कर रहे हैं, ये देशघाती गुंडे कैसे उछलते कूदते थे, सब लोगों ने देखा है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। रामलीला मैदान में एसआईआर के नाम पर कांग्रेस की रैली थी, ताकि भूर इकट्ठा करके उस इलाके में, जो चूंकि पुरानी दिल्ली का इलाका है, तो माना जा रहा था कि कुछ भीड़ शांति प्रिय समुदाय का होगा, वो भी कहीं दिखा नहीं। ऐसा लगा कि किराए के वही लाए गए थे, लेकिन वहां जो भाषा शैली थी राहुल गांधी की, वो कमाल की थी। पूरा टारगेट नाम लेकर चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, और प्रियंका वाड्रा ने तो आज अपनी सीमा ही तोड़ दी। लेकिन सबसे हम शुरुआत उससे करेंगे कि ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। राहुल गांधी को आज वहां से भी मंच से भागने की जल्दबाजी थी। सुरजेवाला आया, अपने अध्यक्ष का महिमा मंडन करने लगा कि अध्यक्ष खड़गे बोलेंगे। पूरी घोषणा के बाद राहुल ने मंच संभाला और तय किया, नहीं, अर्गे खड़गे नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। आज इस पूरी लंपटाई से लेकर हम ममता बनर्जी की भी स्थिति को समझेंगे, लेकिन पहले जरा इस वीडियो को सुन लेते हैं। रामलीला मैदान में जैसा प्रियंका जी कभी रुकते नहीं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। जब जब गरीब पर जहां जहां हमला होगा तो माननीय मल्लिका जरूर गूंजेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। ये देखिए, बैठा दिया गया इसको कि तू बैठ जा बेटा। ने कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। ये पार्टी डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ने आई है। ये पार्टी कह रही है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करने आए हैं, लोकतंत्र इस देश से खत्म हो रहा है। मनीष जी, आज ये कांग्रेस की रैली नहीं थी। पहले तो दर्शक इस बात को समझे और बिल्कुल मान लीजिए कि ये कांग्रेस की रैली नहीं थी। ये हिंदुस्तान की राजनीति का जो सर्कस है, उस सर्कस के जोकरों का जमघट था आज ये दिल्ली में। ये पॉलिटिकल सर्कस जो चल रहा है देश के अंदर, उसके जोकरों का जमघट ये रामलीला मैदान में लगा था और जोकरों ने जोकराई पूरी करी। क्योंकि उस सर्कस का पिछले 11-12 साल से रिंग मास्टर तो कोई और है। रिंग मास्टर तो प्रधानमंत्री मोदी है, तो वो रिंग मास्टर नहीं थे। सर्कस में जो शेर होते हैं, हाथी होते हैं, वो नहीं थे। केवल जोकरों ने अपना एक जमघट बनाया, तो जोकरों ने यहाँ पर ये जमघट बनाया। लेकिन इनका ये जमघट कितना देशघाती है, इसको अभी हम लोग समझाएंगे आपको। ये पूरा जमघट इन्होंने लगाया था एसआईआर के खिलाफ। यहाँ पर वोट चोरी हो रही है और उसके खिलाफ ये लोग आ गए, सारे जोकर आ गए यहाँ पे बचाने के लिए कि वोट चोरी जो हो रही है उसको हम बचाएंगे। लेकिन ये वोट चोरी को बचाने के लिए नहीं आए थे। ये वोटों की डकैती जो इनके बाप दादों के समय से चल रही थी हिंदुस्तान के अंदर, उस डकैती को ये बचाने के लिए, उस डकैती को जारी रखने के लिए, ये इसलिए ये पूरा नंग नाच ये कर रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है वोट चोरी से या एसआईआर से। ये वो चाह रहे हैं कि जैसे पहले लूटपाट होती थी, जैसे अभी हुई है 2024 में। मैं बार बार कहता हूँ, अचानक नहीं कह रहा हूँ। जो लोग हमारे नियमित दर्शक हैं, मनीष जी, ध्यान होगा आपको कि हम लोगों ने 2024 के चुनाव के दौरान ही कहा था कि गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, और सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेके कहा था कि वो किस तरह से
मदद पहुंचा रहा है विपक्षी पार्टी को, और बाद में उसने उसकी माफी भी मांगी थी। तो ये हम आज नहीं कह रहे, ये जो 2024 में लंपटाई इन्होंने की थी, ये उसी लंपटाई को चालू रखना चाहते थे, ताकि हरियाणा भी जीतते, महाराष्ट्र भी जीतते, दिल्ली भी जीतते, सब उसी के जरिए ये जीतने का प्रोग्राम बना रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 1 साल के अंदर इनको इनकी भाषा में जवाब दिया है, और अब ये तिल मिलाए हुए, तो अभी आकर वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ अपना नंगनाच ये कर रहे हैं। इनके पास कोई जवाब है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, ये उस पर जाकर बात क्यों नहीं करते? ये उस पर जाकर बात क्यों नहीं करते? और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं आ रहे, कोई संघ से नहीं आ रहे हैं। ये तथ्य जो आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जो एसआईआर और बंगाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बंगाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने, मनीष जी, दर्शकों, आप लोगों को बताया था कि अभी 3-4 दिन पहले हम लोगों ने बताया था कि 3 करोड़ फर्जी मतदाता पकड़ में आए हैं। 3 करोड़, ये संयोग नहीं हो सकता, ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो 3 करोड़ लोग कहां से फर्जी आ गए? ये क्या चाहते हैं? ये कांग्रेसी क्या चाहते हैं? जो कांग्रेसी जोकर जो जमा हुए थे, ये जोकर क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ फर्जी लोग जो वास्तव में मतदाता है, उनके हक पर डाका डाल दें। उनका जो निर्णय है, उस निर्णय की डकैती ये खुलेआम डाले उन 3 करोड़ फर्जी मतदाताओं को। और मान लीजिए कि बहुत राग अलाप रहे हैं बिहार के बाद से। ये बताओ कि घुसपैठिये कितने थे? अभी बताता हूँ उन घुसपैठियों का क्या उपयोग होता था, ये भी अभी बताता हूँ। लेकिन ये समझिए 3 करोड़ तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश का तो बहुत क्लियर आ गया। बाद में जो यहाँ का राज्य चुनाव आयोग है, वहां उसके एक पदाधिकारी, उन्होंने बताया, उन्होंने पूरी फिगर दी कि 2 करोड़ 94 लाख, तो 3 करोड़ ही इसको मानिए, अखबारों में 3 करोड़ छापा था, तो 2 करोड़ 94 लाख तो उत्तर प्रदेश में पकड़ में आए हैं, जो अभी इनके ऊपर गांसा चलेगा। और ये इसीलिए तिलमिलाए हुए कि इनका अता पता नहीं चलेगा आने वाले चुनावों में, क्योंकि फर्जी बैसाखी इनकी जा रही है। लेकिन मनीष जी, बंगाल का और चौंकाने वाला है। बंगाल का जो आंकड़ा आ रहा है, वो और चौंकाने वाला है। और उसकी शुरुआत, ये मैंने कहा ना, ये पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़े लिखे नहीं, धूर्त लोग हैं, और केवल एक डकैती के समर्थन में है। आज से करीब करीब 1.5 साल पहले, ये जब न बिहार के चुनाव का कहीं जिक्र था, बंगाल का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, आईआईएम विशाखापट्टनम आईआईएम विशाखापट्टनम के प्रोफेसर हैं डॉक्टर मिलन कुमार, वो, और बंबई का है मनीष जी एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसके डॉक्टर है डॉक्टर विद्याशेखर। इन दोनों ने मिलकर अपना वो रिसर्च करते रहते हैं, इस तरह के संस्थान। तो उन्होंने अपना बंगाल को अपना एक मॉडल लिया, और बंगाल के मतदाता सूची पर उन्होंने रिसर्च शुरू की। और उस रिसर्च सूची में तो बहुत लंबी रिसर्च है। एक बात आप अच्छे समझ लीजिए कि उन्होंने डंके की चोट पर कहा था, और ये भी बता दूं कि ये एसआईआर शुरू होने से पहले उन्होंने कहा था। उन्होंने साल भर उस पर मेहनत की, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि बंगाल में 14% वोटर फर्जी है। बंगाल की वोटर लिस्ट में 14% वोटर फर्जी है। और एक विशाखापट्टनम आईआईएम का प्रोफेसर था, और एक एसपी जैन इंस्टीट्यूट बंबई का, वो दोनों आईआईएम के प्रोफेसर ने 1 साल उन्होंने मेहनत करी है, पूरी छान मारी उस वोटर लिस्ट को। उसके बाद उन्होंने बताया कि 14%, मनीष जी समझ रहे हैं, 14% में तो पूरा खेल हो जाता है। तो ये 14%, मगर उनकी बात में मोहर कैसे लगी? मैं मान लूं कि बड़ा प्रायोजित थे, उन्होंने बड़ा गलत बताया था, वो 6 महीने पहले बता चुके हैं। लेकिन अब जो बंगाल का एसआईआर हो रहा है, और उसमें जो खबरें छप के आ रही पहले चरण के अंदर, वो हिला देने वाली है कि किस तरह से हमारे लोकतंत्र को लूटने का इंतजाम इस पूरे विपक्ष ने, इंडी गैंग ने कर रखा था मनीष जी। यानी समझिए कि वो जो अभी जो पहला चरण अभी लोगों ने अप्लाई किया, और उस अप्लाई का जो चुनाव आयोग ने वो सर्वेक्षण किया, या उसका जो स्क्रूटनी की है उसकी, तो उसमें 85 लाख, जरा संख्या याद रखिएगा कि 85 लाख लोगों के बाप का नाम गलत है, बाप का नाम ही गलत है। यानी कहीं और दूसरे तथ्य कुछ और बता रहे हैं, और वोटर लिस्ट में कुछ किसी और नाम से। तो 85 लाख तो सीधे सीधे अपना बाप बदल दिया उन्होंने, बाप बदल दिया। लेकिन ये तो आपको एक मोटा मोटा उन्होंने बताया कि 85 लाख लोगों के बाप के नाम गलत है। लेकिन इसके अलावा एक और मनीष जी बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा, और वो बताता है कैसा फर्जीवाड़ा हुआ है बंगाल के अंदर। पूरे एक तरह रौंद दिया है उन्होंने पूरे प्रोसेस को, जिसके पक्ष में आज कांग्रेसी नंगे होकर नाच रहे थे रामलीला मैदान में। वहां पे जोकरों का मजमा था, जो देश की वास्तविक समस्या से दूर भाग रहे हैं, और कैसे लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष जी, करीब करीब 12 लाख, 11,95,000 है, 12 लाख मान लीजिए कि 12 लाख लोग ऐसे हैं
जिनका अपनी माँ बाप से उम्र का अंतर जो है 50-15 वर्ष से कम है। समझ रहे हैं आप? क्या ये संभव है कि उनके माँ बाप जो 12-13 वर्ष के थे तब उन्होंने पैदा कर दिया उसको? तो ये फर्जीवाड़ा ही 12 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र अपने माँ बाप के अंतर जो है उनका 15 वर्ष से कम का है। तो साफ ये पहली दृष्टि में पकड़ में आने वाले फर्जीवाड़े हैं, जो साफ बता रहे हैं कि 12 लाख लोग फर्जी मतदाता बनाए गए हैं, इसके अलावा इनका कोई अंतर नहीं है। और इसके अलावा मतलब गजब का है। और कैसे और ये सब उसी रिसर्च का नतीजा है, उसके उसी की लाइन पे चला है चुनाव आयोग। और अब वो पुष्टि कर रहा है संख्या की कि दादा दादी, मनीष जी आप मतलब जरा कल्पना करिए कि आपके दादा दादी की उम्र और आपकी उम्र में जो अंतर है वो 40 वर्ष से कम है। क्या बता रहा है? ये असंभव है, ये असंभव है, असंभव। अगर आदमी 20 वर्ष की उम्र में भी संतान पैदा करे तो वो 22-24 साल में यानी 45 वर्ष का जब होगा तब तो अपने बेटे की शादी करेगा, फिर उसके बच्चे पैदा होंगे। लेकिन दादा दादी की उम्र और वो जो मतदाता है उसकी उम्र और दोनों का अंतर जो है वो 45-40 वर्ष से कम है। और ऐसे लोगों की संख्या है करीब करीब 3,30,000। ये है बंगाल का हेरा फेरी कैसे रौंदा गया। कोई आपको जांच की जरूरत नहीं, अभी आपसे बता रहा हूँ, आपको सब समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का फर्जीवाड़ा करके वहां फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। ये अभी और ये प्रथम दृष्टया है, अभी अभी उसकी गहन स्क्रूटनी तो हुई नहीं है। और बताता हूँ, 45 साल से ज्यादा 18 साल में इस अधेड़ का बाप जो है मताधिकार का अधिकार दे गया था कि 18 साल के बाद आदमी का नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। और अब की जो नए लोग जुड़े हैं 2024 में 45 उनकी उम्र 45 साल से ज्यादा, यानी 45 साल बाद उन्होंने अपने आप को वोटर लिस्ट में जोड़ा। कौन लोग हैं ये कौन लोग हैं? ये 18 साल के जब थे, तो 18 साल से आप 45 साल अगर जोड़ लिए तो 27 साल तक ये भांग खा के सो रहे थे? नहीं, भांग खा के नहीं सो रहे थे। ये इस देश में रहते ही नहीं थे, ये इस देश में रहते ही नहीं थे। और अब आए हैं ये बांग्लादेशी घुस के, तो ये उनको एंट्री दी गई थी। तो ये समझ लीजिए कि 27 साल तक ये सोते रहे, तो सोते नहीं रहे, ये देश में घुसने का इंतजार करते रहे, घुसे। तो ऐसे लोगों की संख्या है करीब करीब 21 लाख, 20,74,000। तो 21 लाख आप मानिए, 21 लाख ऐसे लोग हैं। ये बता रहा है कि एसआईआर के नाम पर कैसी धांधली इस देश में चल रही थी और कैसे इस देश के लोकतंत्र को लूटने की पूरी पुख्ता इंतजाम इस इंडी गैंग ने कर रखा था, जिसका आज नंगा नाच रामलीला मैदान पर राहुल गांधी कर रहा था। बड़ी तुमको चिंता है लोकतंत्र की, तो तुम इन मुद्दों पर बात करते हो, इन मुद्दों को काटते, ये कैसे गलत है। इन आंकड़ों को तुम काट नहीं सकते क्योंकि ये दस्तावेजी आंकड़े, ये चुनाव आयोग के दस्तावेजों में दर्ज है। अकेले बंगाल ने इस जो आज लंपटाई करी है कांग्रेस ने, इन राजनीति के जो जोकर हैं, जोकरों के जमघट ने, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं ये आंकड़े जो बंगाल के हैं, और बता रहे हैं कि ये किस तरह से पूरे देश की आंखों में धूल झोंक रहा है। ये अधेड़, इसकी बहन और वो जो 80 वर्ष के ऊपर हो गई है इटालियन ईसाइन, ये सब मिलकर किस तरह से देश को बरगला रहे हैं। अभी मगर अभी बात ये खत्म नहीं हुई मनीष जी, अभी बात और आता है। और 13 लाख ऐसे वोटर है, 13 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका जेंडर ही गलत है, मतलब वहां लिखा औरत, वो आदमी हुआ है आदमी। ये 13 लाख लोग हैं। ये समझिए कि बंगाल में किस तरह से अंधाधुंध का राज चल रहा था। और उस राज पे क्योंकि अब चुनाव आयोग ने पैर रखा है, तो इसलिए ममता बनर्जी तिलमिला रही है। आप लोगों ने सुना होगा, उसका बंगाली में है, सारे चैनलों ने दिखाया कि वो कैसे कह रही कि औरतों से तुम अपने किचन के चाकू वाकू लेके हमला कर दो। वो अब इस उस पर आ गई है कि जो तुम्हारे यहाँ एसआईआर की जांच करने आए उन पर चाकू से हमला कर दो। रसोई घर में और क्या रखा रहता है, तो रसोई घर में चाकू से हमला करने की सीख बंगाल की मुख्यमंत्री दे रही। तो ये समझिए कितनी खराब स्थिति और कितनी भयानक स्थिति बंगाल की इन लोगों ने कर दी है। लेकिन अभी और समझिए मनीष जी, इनके पाप कैसे पाप है, किस पाप को ये कह रहे हैं कि तुम लोग निकल जाओ, ये कह रहे हैं कि तुम उसको अमृत समझ के तुम उसको ली जाओ, ये इनका धंधा है। और अभी जो फर्स्ट फेज में चुनाव आयोग ने हटाए हैं वहां से नाम, वो करीब करीब 58 लाख है, यानी 58 लाख। लेकिन चुनाव आयोग ने साथ में एक बात और कही है कि अभी हम ये तो जो अभी आए तो पहली निगाह में नजर आ गए कि फर्जी हैं और इनको किनारे किया, वो क्यों किया वो भी बताएंगे। लेकिन इसके अलावा अभी हम और जांच करेंगे इसके अन्य बिंदुओं से, तो अभी इसमें संशोधन और होगा, तो अभी अगले उसकी जरा हम लोग को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन मृतक वोटर, अब इसमें क्या करोगे तुम, इसमें क्या करोगे? जो मृतक मर गए उनकी संख्या 24 लाख है, अब वो वोटर लिस्ट में दर्ज है। और इनका क्या उपयोग है अभी बताऊंगा। जहां भी इनके जिसको ये चोरी और सीना चोरी करके ये बार बार पूछते हैं,
उसका जवाब दूंगा। 24 लाख तो मृतक वोटर हैं जो मर गए, और 12 लाख मनीष जी, 12 लाख ऐसे वोटर हैं जिनका अता पता ही नहीं, जो उनका एड्रेस लिखा है उन एड्रेस पे 4-4, 5-5 बार जो BLO है वो गया, तो ना तो वो वहां पे मिला वो आदमी, और ना उसके अगल बगल वाले कोई बोले कि हम इसको जानते हैं। वो उनको कुछ अता ही पता नहीं था। ऐसे 12 लाख लोग पकड़ में आए हैं, ये पहले राउंड में पकड़ में आए। तो आप सोचिए 24 और 12, 36 लाख तो सीधे सीधे यही हो गए। लेकिन अभी और है, अभी और फर्जीवाड़ा किस तरह से बंगाल को रौंद के रखा था, और वो बंगाल की सच्चाई इस अधेड़ की जो आज इसने नौटंकी करी है दिल्ली में, ये बता रही है कि ये किस तरह की डकैती, किस तरह की लूट जो वोटों की होती थी, हमारे आपके वोट की होती थी। हम अब वोट दे के आते थे, लेकिन हमको जीतता कोई और था, क्योंकि वहां पे फर्जी वोट पड़ता था। ये उस सच्चाई को बता रही है कि मनीष जी उसके अलावा कि पता बदल दिया, यानी 20 लाख लोग ऐसे पकड़ में आए हैं जो 2 जगह दर्ज है। वो 2 जगह दर्ज है, यहाँ भी वोटर है, वहां भी वोटर है। तो 20 लाख लोग ये साफ होंगे, समझिए 36 और 20, 56 लाख तो लोग ये लोग साफ होंगे। और 1,37,000 मतदाता जो है वो चुनाव आयोग ने पकड़े हैं। ये फर्जी है, उनका कोई लेने देना नहीं, वो गायब है, फर्जी है। और करीब करीब 58,000, 58,000 मतदाता ऐसे हैं जिनके जो संदिग्ध हैं, जिनके पास कोई कागज पत्र नहीं है, और वो जबरदस्ती उनको घुसेड़ा गया। तो ये कुल मिला के अभी 58 लाख जो आपने पूरा मैंने बताया, ये 58 लाख तो सीधे सीधे पकड़ में आ गए हैं। और ये अब बताता हूँ इनका उपयोग क्या है, जिसमें चोरी और सीना जोरी करते हैं। ये बार बार पूछते हैं कि वो बिहार में घुसपैठिए कितने पकड़े गए, घुसपैठिए कितने पकड़े, घुसपैठिए यहाँ नहीं थे, घुसपैठिए वोटर नहीं थे। ये जो मरे हुए लोग थे, जो गायब लोग थे, जो फर्जी वोटर थे, इनके नाम पर वोट वो डालते थे। इनका इस्तेमाल तुम लोग वो करते थे, वो जो पूरी जमात बना के चलती है ना दरवाजे जा जाके कि किस तरह से क्या करना है, ये उनका फर्जी वोट डालने के लिए। क्योंकि मनीष जी फर्जी वोट डालने के लिए आदमी भी तो चाहिए। तो ये जो फर्जी वोट डालते थे, मरा हुआ आदमी कहाँ से डाल देगा, मरा हुआ आदमी कहाँ, लेकिन मरे हुए आदमी की लिस्ट उनके पास थी, और उन मरे हुए आदमियों के नाम पर किस तरह से सेटिंग होती थी, इस पे एक अलग जांच की हुआ है। तो इस तरह से फर्जी वोटरों में वो घुसपैठिए डालते थे, और अब वो घुसपैठिए खदेड़े जा रहे हैं। तो इनके इनके पैरों के नीचे जमीन इसलिए खिसकी हुई है कि ना तो घुसपैठिया रहेगा, ना घुसपैठियों में डालने वाले वोटर रहेंगे। तो अब ये करेंगे क्या, इनको पूरी। और इसका एक छोटा सा नमूना हम लोग बिहार में देख चुके हैं। ये तो मनीष जी मैं भी कह रहा था, लेकिन मैं भी 156, 165 की सीट मान रहा था। बाद NDA वहां पे 200 सीटें पार किया है। तो ये SIR का कमाल है। और सबसे खास बात है कि वो SIR कितना शुद्ध था कि एक भी व्यक्ति अभी तक निकलकर ऐसा नहीं आया जिसने कहा हो कि मेरा नाम जबरदस्ती काट दिया गया है। तो यानी बिल्कुल पूरी तरह से साफ किया था, और उसका नतीजा है कि 200 सीटें मिली हैं NDA को। और ये जान रहे हैं कि यही खेल पूरे देश में होगा, और शिकायत करने वाला इनको ढूंढे नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्जी वोटर गायब है, और उनके नाम पर वोट डालने वाले फर्जी घुसपैठिए गायब है, क्योंकि उन पर तो डंडा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत भयानक तरीके से चल रहा है, और अन्य राज्यों में भी चल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ वहां भी चल रहा होगा। तो इस वजह से आज ये जो दिल्ली का मजमा था, ये जो अधेड़ जमा हुआ था, ये अधेड़ का जोकर जो जमा हुए थे, ये सिर्फ इसलिए जमा हुए थे कि इनकी एक मांग है कि हमारे अहम आप जो वोट डाल के आते हैं, उस वोट को लूटने की, उस वोट को डकैती डालने की छूट इनको मिले। ये पूरा नंगा नाच करे जैसे इन्होंने 2024 में किया था। इनका दुर्भाग्य है कि अब की इनके पास राजीव कुमार जैसा सिटिंग वाला चुनाव आयुक्त नहीं आया। अब की ज्ञानेश कुमार बैठे, उनको जैसा उनका नाम है वैसे वो काम कर रहे हैं। वो इनको हिला, एक आदमी पूरे देश के विपक्ष को हिलाए हुए है, पूरे देश को। और ये पूरा विपक्ष मिलकर उस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक शब्द, एक भी सबूत अभी तक लेकर नहीं आया है। मैंने सही बताऊं कि मैंने तो आज इसकी रैली देखी भी नहीं थी। मनीष जी से बात हुई तो थोड़ा निगाह डाली। मनीष जी बता रहे थे कि आज सबसे ज्यादा गाली अगर किसी को दे रहे थे तो ज्ञानेश कुमार को दे रहे थे, ज्ञानेश कुमार के साथियों को दे रहे थे। ये देंगे, और अभी ये गाली देते देते ये बेहोश हो जाएंगे। इतनी बुरी तरह से इनको रगड़ा है। यदि मेरे पास कुछ है तो मैं सोचूंगा उसको सुना दूं कि बदतमीजी का लेवल क्या था। जिस प्रियंका वाड्रा को लेकर कहते कि राहुल से ज्यादा थोड़ा समझदार है, उसकी भाषा देखिएगा। और ये पूरी तरह से टारगेट किसको कर रही है ये महिला, ये टारगेट कर रही है मुख्य चुनाव आयुक्त को। जरा देखिएगा इसको। सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन तीन नामों को नहीं भूलेगा।
ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, आपने ये सोचा, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस स्तर तक उतर जाए इस देश का विपक्ष? नहीं आप मनीष जी, अमित शाह बिल्कुल बोले, ये नरेंद्र बिल्कुल मोदी सच बोल बोले। रही है, मैं इससे 100% सहमत हूँ। ये जो कुछ इसने कहा मैं इससे 100% सहमत हूँ। और संभवतः दर्शकों को याद होगा, मैंने एक बार पहले कहा है, अभी हाल ही के दिनों कहा है, मुझे तारीख नहीं याद है, कि ज्ञानेश कुमार को ये देश सदियों याद रखेगा, सदियों। ये ठीक कह रही है, ज्ञानेश कुमार को देश नहीं भूलेगा, बिल्कुल नहीं भूलेगा। वो तुम जैसे चोरों को जिन्होंने 78 साल इस देश में लूटपाट करी, वोटों की लूट करी, उस आदमी को अकेले ज्ञानेश कुमार ने रोका है, उस पूरी लूट को, पूरे गैंग की लूट को। तो ज्ञानेश कुमार तो वास्तव में केवल चुनाव आयुक्त, जैसे तुम्हारे यहाँ वो नवीन चावला हुआ करता था, वो कुरैशी हुआ करता था, वो एम एस गिली नाम था उसका, शायद मनीष जी, एम एस गिल हुआ करता था, वो टीएन शेषन जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। ये सब चुनाव आयुक्त थे, किस तरह से कांग्रेस का मलमूत्र पी रहे थे, ये बहुत अच्छे से पूरा जानते, वो इतिहास खुलवाओ मत। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने वास्तव में ऐसा काम किया है, ये इसके मुंह से सच निकल गया। ज्ञानेश कुमार को देश कभी नहीं भूलेगा, कम से कम 200 साल लोग याद रखेंगे कि इस देश के लोकतंत्र को अगर किसी आदमी ने अकेले दम पे बचाया था तो उसका नाम ज्ञानेश कुमार था। और वास्तव में वो जो ज्ञानेश कुमार मणि जी जब भी रिटायर होंगे चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी छोड़ेंगे, तो ये प्रधानमंत्री मोदी अपना निजी दायित्व समझे कि इनके जिम्मे को फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम दिया जाना चाहिए। बहुत काबिल आदमी है और बहुत साहसी आदमी है, बहुत साहसी आदमी है। और इसके लिए कहीं ज्यादा दूर आपको जाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के समय के वो जो लंपट, चोर, चकार, डकैत टाइप के चुनाव आयुक्त आए थे, मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ। मोदी शासनकाल में और राजीव कुमार से और ज्ञानेश कुमार की तुलना कर दीजिए, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। साफ समझ में आएगा कि राजीव कुमार की करतूतें कैसी थी। और इस सारी बातों में संयम रख के ज्ञानेश कुमार ने जो साहस दिखाया है वो अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। और उनका तो वास्तव में सम्मान होना चाहिए। कमनी जी, हमारा देश अभी इतना जागा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी उसको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। कायदे से ज्ञानेश कुमार का सम्मान, नागरिक सम्मान, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, नागरिक सम्मान जगह जगह होना चाहिए। और खासकर बिहार के अंदर होना चाहिए कि बिहार में कैसा उन्होंने चुनाव कराया और क्या नतीजे सामने आए हैं। तो ये जो बोल रही थी पिंकी, रॉबर्ट वाड्रा की बीवी और सोनिया एंटोनियो माइनो की बेटी, ये बिल्कुल सही बोल रही थी, इसके मुंह से सही निकल रहा था। ये ऊपर वाले ने इसकी बुद्धि कर दी है कि ज्ञानेश कुमार को तुम नहीं भूल पाओगी, तुम बिल्कुल नहीं भूल पाओगी, मरते दम तक नहीं भूल पाओगी। बिल्कुल, और इसीलिए हमने देखा कि इसके बाद इसकी भाषा की अमित शाह के हाथ कांप रहे थे। चलिए ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी पर अंदर, मगर ये चीजें जिस तरह से चुनाव आयोग जैसे एक संवैधानिक संस्था की को चोटिल करने की कोशिश की गई है। कमाल की बात यह है कि बिहार में इस तरह से बुरी हार के बाद भी ये लोग सीख लेने वाले नहीं है। और इनके चमचे बेलचे तो एकदम से, देखिए वो सनसनीबाज सब, एक समय आपने देखा होगा कि चुनाव परिणाम के बाद, बिहार चुनाव परिणाम के बाद ये सब नैरेटिव बनाने लगा, वो माहौल बताने वाला, ये तरफ चिरकुट चंपट जितने हैं कह रहे हमें तो पहले से पता था, हमें तो सब कुछ दिख रहा था कि बिहार में लोग हार रहे हैं। आज मैं देखा कुछ वीडियो सनसनीबाज का लोग साझा कर रहे हैं। सनसनीबाज उन लोगों को नैरेटिव बना रहा है कि हाँ वोट चोरी, क्योंकि बंडल के बंडल लाए, जैसे वो सुब्रत राय सहारा ने किया था ना कि ट्रक लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया कि हाँ भाई हमारे पास जो है सैकड़ों करोड़ों लोग कह रहे हैं कि भाई अब जांच की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसी पे झल्ला गया, उठा के जेल में डाल दिया सुब्रत राय सहारा को, उम्मीद भी नहीं थी उसे। आज उसी ढंग से हजारों बंडल की 20 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग चुनाव आयुक्त के खिलाफ शिकायत किए, वही बंडल है और हम राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ऐसी नौटंकी आज वहां हो रही थी। ये पूरा खेल लगता है कि इसके सलाहकार भी कहीं ढंग से इसे समझ सीख देने वाले नहीं है। ये तब हो रही है जब आपको मैं बताऊं कि बंगाल में ये देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी का जो संभवतः विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी वोट चोरी का मामला सामने आ गया है। 45,000 वहां 45,000 वोट पकड़े गए, 45,000 वोट पकड़े गए। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का खुद ही निर्वाचन क्षेत्र एसआईआर पे कटे 44,000 नाम, पूरे बंगाल में 58 लाख लिस्ट से बाहर। पश्चिम बंगाल के ड्राफ्ट रोल में लगभग 58 लाख, मतलब 59 लाख कह लीजिए। ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में लगभग
44,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए और जीत इसकी इससे कम की है। ये बेचैनी क्या इसीलिए तिलमिलाहट है कि भाई हार तो अब तय है, तो हम इसीलिए इस देश में उन्माद फैला दें चुनाव आयोग के नाम पर? नहीं, नहीं, इनका जो फर्जीवाड़ा है उसको अभी अभी मनीष जी 2 मिनट में समझाता हूँ दर्शकों को। ये 15-20 करोड़ नाम लेके दिल्ली पहुंच गया, रेड पूरे देश से इसने इकट्ठे किए हैं। अरे चले जाओ, 58 लाख नाम तो काटे हैं ना चुनाव आयोग ने बंगाल से, और वो सार्वजनिक रूप से काटे हैं, बाकायदे ऐलान करके काटे हैं। 3 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने काटे हैं, जो 3 करोड़ नाम कटने जा रहे हैं। तो ये जो 15 करोड़ का जो खर्रा लिए घूम रहे हो, तो इसमें से निकाल लो 3.5 करोड़। जरा आओ उत्तर प्रदेश के मैदान में, बताओ ये जो तुमने 3 करोड़ नाम काटे हैं ये फर्जी है, और ये देखो ये लोग फलाने लोग हैं। तो ये किस तरह से नाच रहे हैं झूठ के घुंघरू बांध के। ये अपने आप में सच्चाई बता देती, क्योंकि जहां जहां एसआईआर हो रहा है, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, तो 58 लाख जो नाम काटे गए वो नाम है हर चुनाव आयोग के पास है, चाहे वो बंगाल का चुनाव आयोग हो और चाहे उत्तर प्रदेश का। क्यों नहीं जाते हो उनके पास? वह रामलीला मैदान में कौन बैठा है? रामलीला मैदान में क्या कोई बाबा बैठा है? उसके बाबा को देने गए थे तुम? और राष्ट्रपति क्या करेंगी उसका? राष्ट्रपति क्या करेंगी? राष्ट्रपति चुनाव आयोग नहीं चलाती, ये जानबूझकर नौटंकी कर रही। मनीष जी ने बहुत बढ़िया याद दिलाया, वो सुब्रत राय ने यही कुकर्म किया था कि 15 कितने करोड़ लेके पहुंच गया था एक ट्रक भर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने कि जाकर के माय लॉर्ड जाकर के देख लीजिए, चिढ़ाया एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का, सारा बेटा तू अंदर आ जा। तब तो मैं ये कहूंगा मनीष जी की जो मनीष जी ने बहुत बढ़िया याद दिलाया है, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट इस अधेड़ और उसकी बहन के साथ करना चाहिए। जब ये पहुंचे ना राष्ट्रपति भवन, तो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। ये तुम बदअमनी फैला रहे हो। जहां पे चुनाव आयोग डंके की चोट पे कह रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि हमने 3 करोड़ नाम काटेंगे, 3 करोड़ नाम, तो ये खर्रा लेके वहां जाओ। द्रौपदी मुर्मू उसमें बेचारी क्या करेंगी? राष्ट्रपति इस देश का क्या करेगा? हाँ, अगर तुमको भगाए वहां से, तुम्हारी बात ना सुनी जाए, तुम्हारे सबूत ना स्वीकारे जाए, तब तुम आओ कोर्ट में आओ, चाहे राष्ट्रपति के पास शिकायत भेजो। ये तुम नौटंकी बना रहे हो, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हो। और वो जो आतंकवादी कल अमेरिका में पकड़ी गई थी, आज फिर याद दिला दूं, वो जो आतंकवादी अमेरिका में पकड़ी गई थी, जो राहुल गांधी की दोस्त है, जिसका नाम है इल्हान उमर, वो जो अलकायदा के कैंप में बाकायदे AK-47 इलाके ट्रेनिंग ले रही थी, क्या उसके वो तुम्हारा प्लान बना रही है कि तुम कैसे देश के अंदर अराजकता फैलाओ? ये आतंकवादियों वाली हरकतें कर रहे हैं। ये नेताओं की हरकतें नहीं कर रहे, ये राजनीति की हरकत नहीं कर रहे, ये लोकतंत्र में कोई जो जिसको मान्यता प्राप्त हो वैसा कोई आचरण इनका नहीं है। ये इल्हान उमर जो आतंकवादी अलकायदा की है, जो बाकायदे पकड़ी गई है वहां पे, ये अलकायदा की ट्रेनिंग ले रही थी, और राहुल गांधी की बड़ी परम मित्र है, बड़ी घनिष्ठ मित्र है, उसके साथ ये गुप्त मीटिंगें करता है अमेरिका में जाके। तो संभवतः क्या उसी ने इसको ये आइडिया दिया कि तुम इस तरह से देश के अंदर अराजकता फैलाओ। और मनीष जी लोगों को ध्यान होगा, ये पिछले 3-4 महीने से बहुराया हुआ है, इसका दिमाग खराब हो गया है। जन जी के नाम पे कोई मरी हुई चुहिया भी नहीं निकल रही, लेकिन ये जन जी के नाम से पागल हुआ जा रहा है। तो इसके दिमाग में सिर्फ वही बैठा, अराजकता फैलाना, देश में अस्थिरता फैलाना। अन्यथा इसको खुला चैलेंज है। दो स्टेटों ने तो खुलकर कहा है, बंगाल और उत्तर प्रदेश, वहां पे 58 लाख, और ये प्रथम चरण है, और उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण में 3 करोड़। तो जाओ जरा ये खर्रा लिए हो 15 करोड़ का, इसको लेकर जाओ जरा उत्तर प्रदेश और बंगाल, तब तो समझ में आएगा तुम कितने सच्चे हो, कितने सही हो। संसद में गृह मंत्री ने आपकी भाषा में यदि कहें तो बाल पकड़, एक हाथ में बाल और दूसरे हाथ में जूता ही सिर्फ नहीं उठाया। आज मैंने एक शो किया है, जानकारी मिली कि 102 डिग्री बुखार में थे अमित शाह। 102 डिग्री बुखार में उन्हें मना किया गया था कि आप ना बोलिए, इस पे कोई और बोल देंगे मंत्री। शाह ने तय किया मुझसे बढ़िया तो कोई जूता नहीं मार सकता। और पूरे देश ने देखा कि अमित शाह ने क्या हाल किया इसे कि तुम्हारी मुंसफी नहीं है, यहाँ मैं जो चाहूंगा वो होगा। और उसके बाद बहुत कुछ दिखा दिया। मैंने उसका अलग अलग विश्लेषण किया कि कैसे कोर्ट में इसकी क्या दुर्गति होनी है। लेकिन बदतमीजी का लेवल देखिए, चमचे कह रहे हैं कि वाह, आज चमचे उसके इस व्यवहार पे खूब खुश होकर के इसका जय जय कर रहे हैं। देखा हाथ, देखा अमित शाह का? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी।
मतलब ये खुलेआम धमकी दे रहा है कि जब सत्ता थी तो हमने तड़ी पार कर दिया था इसका, यदि सत्ता जाएगी तो हम क्या हाल करेंगे। आज इसके खिलाफ पूरे साक्ष्य सबूत हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, दूसरा एफआईआर हो गया, चाहे वो नागरिकता का मामला हो। आज मैंने दिन में एक शो किया, व्यूअर्स उसे देखेंगे, उसमें कहा गया कि ना सिर्फ नागरिकता, गृह मंत्री के पास कोर्ट में रिपोर्ट दे दी गई है कि राहुल गांधी न सिर्फ भारत का नागरिक नहीं है, बल्कि उसने दुश्मन देशों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गंभीर दस्तावेज दिए। कोर्ट ने ये चीजें लोकसभा सेक्रेटेरिएट को भेज दिया हुआ है। अभी हम उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, अलग विश्लेषण है, देख लीजिए। कोर्ट ने इस मामले में पार्टी बना करके लोकसभा सेक्रेटेरिएट, ईडी मतलब, और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्रालय, एक तरह से कह लीजिए, भारत सरकार को कहा है कि इस पे आप फैक्ट दे दीजिए। इसका मतलब इसका गला फंसा हुआ है, और इसीलिए क्या इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल करा कि कल कोई हमें जेल में डाल दिया जाए, देश निकाला कर दिया जाए, तो हम ये कहीं हमसे बदला ले रहे। तो खुलेआम कह रहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे। इस सरकार को क्या करना चाहिए फिर अब? नहीं करेंगे नहीं मनीष जी, कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। इन्होंने अमित शाह को गिरफ्तार किया, अमित शाह को जेल में रखा, अमित शाह को तड़ी पार किया, तो सब कुछ तो तुम कर चुके हो। अब क्या तुम अमित शाह के कत्ल का प्रोग्राम बना रहे हो क्या इल्हान उमर के साथ संगत में? क्योंकि और जो कुछ तुम कर सकते तुमने सब कुछ किया। अमित शाह को गिरफ्तार भी किया, अमित शाह को तड़ी पार किया, वो बेचारे अपना घर नहीं जा सके 2-3 साल तक, और उसके बाद उनको एक जज की हत्या के केस में फंसाने की कोशिश की, किस तरह से खैराती कुत्तों के साथ। तो वो तुम सब कुछ कर चुके। इसका मतलब अब तुम कुछ और प्लान कर रहे हो, वो आतंकवादी इल्हान उमर के साथ मिलकर। ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा हो, इसीलिए तुम घबराए हुए हो। लेकिन मैं दर्शकों से कहूंगा, आप जरा सोचिए कि कितना नीच और कितने कमीने किस्म की राजनीति आदमी कर रहा है। मनीष जी, अमित शाह की अक्सर हम लोग भी नाराज हो जाते हैं कि कोई निर्णय होता है, असहमत होते हैं, असहमति अपनी खुलकर हम लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन अमित शाह को गाली देने का मतलब आप समझ रहे हैं मनीष जी? इससे ज्यादा कृतज्ञ, इससे ज्यादा एहसान फरामोश व्यक्ति हो नहीं सकता हिंदुस्तान की धरती पर जो अमित शाह को गाली बके। अमित शाह कोई सामान्य नाम नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी का कद बहुत ऊंचा हो गया है, लेकिन अमित शाह के योगदान को आप भुला दोगे, और मैं वो योगदान गिनाऊंगा जिसको तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारे बाप दादे नहीं सोच पाए 78 साल, वो करके दिखाया ये अमित शाह ने। सन 67 से लेकर 2025 तक जिन नक्सलियों ने 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 10,000 के करीब हमारे जवान मार डाले, उन नक्सलियों के सामने तुम्हारे बाप दादे अम्मा सब जो है लेटे रहते थे। उस नक्सलवाद को खत्म करने का श्रेय अगर किसी आदमी को जाएगा तो सिर्फ अमित शाह को जाएगा, सिर्फ अमित शाह को जाएगा, किसी दूसरे को जा ही नहीं सकता। दो लोग हैं उसमें, एक अमित शाह जो गृह मंत्री, और दूसरे वो जो सैनिक लड़के जो जवान है हमारे, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, वो इनके अलावा किसी को नहीं जाता। तो 78 साल से जो राक्षस पल रहे थे, कांग्रेस के साय में पल रहे थे, कांग्रेस के समर्थन और कांग्रेस के संरक्षण में पल रहे थे, उन राक्षसों का खात्मा कर दिया अमित शाह ने। ये अकेली ऐसी उपलब्धि है उनकी जिसके लिए उनको लोग दशकों में, सदियों याद रखेंगे, सदियों। लेकिन ये अकेली नहीं है, इसके अलावा 370 मनीष, 370 तो छोटा मोटा पाप था। ये 370 इंटरनल मामला नहीं था। 370 जब तक था तब तक वो कश्मीर के अंदर जो नेतागिरी कर रहे हैं, ये देशघाती गुंडे कैसे उछलते कूदते थे, सब लोगों ने देखा है। और उसके अलावा पाकिस्तान के हाथ में एक सबसे मजबूत हथियार था 370, जिसको लेकर वो नाचा करता था, कभी यूएनओ में नाचता था, कभी अन्य देशों में जा जाके नाचा करता था। वो 370 का खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया उस 370 को। और ये कह रहा है कि ये अमित शाह को गाली दे रहे हैं, तो गाली देने वाले जो कर रहा है, उससे ज्यादा कमीना, उससे ज्यादा एहसान फरामोश कोई हो नहीं सकता। मेरा मानना है, आप असहमत हो जाए, किसी कोई फैसला ऐसा है कि आप उस पर असहमत है, आप अपनी असहमति व्यक्त करिए, तर्कों के साथ करिए। तो ये वो करने के बजाय ये किस तरह गाली गलौज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अपनी सुध-बुध खो चुके। जो मनीष जी ने कहा, टेक्निकल चीजें आप मनीष जी समझिएगा, मैं आपको बड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ, जो पॉलिटिकल मामला है कि क्या ऐसे व्यक्ति को गाली दी जानी चाहिए। इस देश में मोहनदास करमचंद गांधी को 78 साल से ढो रहा है, क्या उसका योगदान है? मैं राहुल गांधी को कहता हूँ और पूरी कांग्रेस को चैलेंज करता हूँ कि क्या योगदान है उस आदमी का, उसको तुमने बाप बना के इस देश के साथ 78 साल रखा है। उससे कई गुना ज्यादा मैं केवल अमित शाह के योगदान को मानता हूँ। अमित शाह ने राक्षसों का गुट खत्म किया, 370 से मुक्त कराया। गांधी ने क्या किया? गांधी की बदौलत पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ, उसमें करीब करीब 2.25 लाख हिंदुस्तानी मरे, और उसके बाद जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें फिर भर्ती कराया अंग्रेजों की फौज में, और फिर उसमें करीब करीब 1.5-2 लाख
हिंदुस्तानी मरे, उनकी मौत का जिम्मेदार मैं मानता हूँ मोहनदास करमचंद गांधी को। और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो पूरे नेकेड होकर पकड़ा गया था, उसको कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, तो उसने माफी मांगी थी कि मुझसे गलती हुई, मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा। लेकिन जब दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसने फिर वो पाप किया। तो एक तरफ उसने हमारे करीब करीब 2.5-3 लाख जवान मरवा दिए जो नौजवान थे हिंदुस्तान के, उसको तुमने बाप बना दिया। और जिस आदमी ने 40,000 हिंदुस्तानियों का कत्ल करने वाले राक्षसों का खात्मा किया, उसको तुम करो, तुमको सबक सिखाएंगे, तुम अभी मौके का इंतजार कर रहे हो। तो तुमसे बड़ा पापी, तुमसे बड़ा नीच कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इसीलिए कह रहे हैं कि इनके सलाहकार कौन है समझ में नहीं आता। मैं आज कुछ क्लिप दिख रहा था राजीव प्रताप रूडी का। वैसे राजीव प्रताप रूडी से मेरी कई नाराजगी रहती है कि वो आदमी बहुत विनम्र बना रहा, उस लालू यादव को परिवार के प्रति उसकी सिंपैथी रही, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आज राजीव प्रताप रूडी ने जो 2 दिन पहले मैंने उनका कुछ वीडियो देखा, पूरा खोला, किस तरह से उनके संसदीय क्षेत्र में, चूंकि राजीव प्रताप रूडी लालू यादव का एक ही संसदीय क्षेत्र है, कभी रूडी जीतते रहे, कभी लालू की बेटी जीतती रही, मतलब हारती रही। लालू से राजीव प्रताप रूडी हारे थे, एक बार जीते भी थे। उसके बाद बेटी को भी, लालू की बेटी को हरा करके वो लोकसभा पहुंचे, वही बेटी रोहिणी आचार्य को। बताया उन्होंने कि मैं जब पहली बार विधानसभा लड़ा, डरता था, 100% वोट उनके विधानसभा क्षेत्र में हो जाता था। लालू के गुंडे आते थे और पूरी वोटिंग करके कहा कि मेरी कार घेर ली गई थी, मेरी नई नई शादी हुई थी, 90 का पूरी कहानी बताते थे किस तरह से बिहार में बूथ लूटे जाते थे। राजीव प्रताप रूडी खुद जमींदार परिवार से है। मैं उनके गांव में उनके घर पे गया हूं, उनके घर पे उनकी जो मदर जो हम लोगों को खाना भी खिलाया हुआ है। 2009 की लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। एक जमींदार फैमिली से है राजीव प्रताप रूडी। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी से डरा हुआ राजद के गुंडे ने पकड़ लिया चुनाव के समय, तो पता चला कि ये तो एमएलए हैं। फिर कहा कि ये लोग शर्म नहीं आती इनकी, ये वोट चोरी की बात करते हैं। 90 के दशक में कोई चुनाव होता था बिहार में? सोचिए, ये बिहार का एक एमएलए एमपी कह रहा है जो अभी लोकसभा सांसद है। तो इन्हें शर्म नहीं आती है कि ये कहते हैं कि नहीं बैलेट से वोट हो और आज वोट चोरी हो रही है। ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि कैसा कैसा पाप था। और वो कह रहे हैं कि सोचिए उस दौर के जो पत्रकार है, ये चुट्टा सनसनीबाज आज वहां दिख रहा था मुझे, है ना, वहां वो वीडियो बना रहा था और महिमा वहां सही वोट चोरी हुई। इन बेशर्मों को पिछवाड़े लाल करके इन सबको दिल्ली भगाया गया है, सब भाग करके आए हैं सब। और ये लोग उन तमाम पाप को छुपाते हैं। मुझे कई बार लगता है कि कैसे अपनों को मुंह दिखाते हैं, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को। ये एक देखा कि मैया का वीडियो बना दिया था कि मेरी माँ को कोई जो है वो होता है ना कि आजकल एआई वीडियो बन जाता है, उसका करें मेरी माँ जो है मोदी भक्त हो गई है। कहने का मतलब ये है कि सब इस तरह का घटिया स्तर का नैरेटिव बनाते हैं, सब कुछ जान करके। हमने देखा है 90 का दशक, ऐसा नहीं कि हमें याद नहीं है, हमारी पीढ़ी ने देखा किस तरह से वोटिंग वहां होती थी, क्या गुंडई था। उसके बाद बेशर्मी से वोट चोरी का नारा लगाते हैं और उस पर रामलीला मैदान में रावण लीला करते हैं। सब रावण लीला नहीं बोली, रावण विद्वान आदमी था, रावण ताकतवर आदमी था। ये जोकर लीला करते हैं, जोकर है, लेकिन ये जोकर देशघाती है। इनकी जोकराई जो है वो देशघाती है। और फिलहाल जब तक प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं या गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं या उनकी सरकार बैठी है, तब तक इनकी जुकराई कोई करेगा। लेकिन हाँ, ये जनता को कैसे गुमराह करते हैं, ये नंगा करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है, दर्शकों की है जो देख रहे हैं। इनको जो सवाल आज हम लोगों ने रखे, इनसे इनको नंगा करिए कि ये किस तरह से देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्यों झोंक रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। वो बड़ा घातक उद्देश्य है, वो इनसे सवाल पूछिए। बिल्कुल। और जब आप कह ही रहे हैं कि जोकर लीला थी, वो रावण लीला नहीं थी, तो देखिए कि ये जोकर ये बात कह सकता है दिल्ली में पॉल्यूशन है, दिल्ली एनसीआर में बहुत पॉल्यूशन है, लेकिन उस पे इसके बयान को देखिए जरा से। इस आदमी को, इस आदमी को नेता प्रतिपक्ष बना करके खैराती गैंग चाहता है कि इस आदमी को हम देश का प्रधानमंत्री बना दें। ये पॉल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। ये पॉल्यूशन आप सही कहते हैं, क्या खा पी के आता। कभी कभी मैं आपकी बात पे हंसता हूं, लेकिन लगता है कि आप बहुत हल्के में बहुत गंभीर बात कहते हैं कि आदमी क्या खा पी करके आता है, पार्लियामेंट में भी और इस तरह की गंभीर रैली में भी। मैं मनीष जी, ये जो इसने बात कही, इस पर मैं अलग से प्रोग्राम करना चाहता था इसी पे, लेकिन आज क्योंकि इसने मौके पे, तो जरा इसको आईना दिखा दूं। दर्शक इस बात को समझ लें कि आजकल आप देखते हो कि टेलीविजन पे आता है कि दिल्ली का AQI
इतना हो गया, 400 के ऊपर हो गया, 450 हो गया, 350 हो गया, ये आप देखते होंगे। ये AQI का जो नाप है, ये 2014 से हिंदुस्तान में शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था। उससे पहले PM 2.5 और PM 10 ये बताया जाता था कि PM 10 इतना बढ़ गया, PM 2.5 इतना बढ़ गया, ये बताया जाता था। और वो जो PM 2 मैं इसमें बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने निकाल के पूरा रखा है, PM 2.5 है या PM 10, वो जब 355 होता तो मान लिया जाता था कि आज का AQI जो 400 है उससे वो ज्यादा होता था। वो मतलब कि AQI तब भी 400 से ज्यादा होता था जब वो 355 पहुंच जाता था। अब इसमें खेल समझिए मनीष, मैं इस अधेड़ से इस प्रोग्राम के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ। इस अधेड़ को मैंने निकाल के पूरा डाटा रखा है और मैंने कहा किसी दिन इसको दिखाऊंगा कि 2009, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो तुम्हारी अम्मा की और वो फरमाबरदार प्रधानमंत्री की सरकार थी, जरा पता करो कि उस दौरान हर साल जाड़े के सीजन में कि वो जो PM 2.5 और PM 10 ये आंकड़े कहाँ जाते थे मनीष जी? कम से कम 35-40 दिन ऐसे होते थे हर साल जहां पे आंकड़ा उस समय PM 2.5 और PM 10 का वो होता था जो AQI 400 से ज्यादा होता था। तो ये तुम्हारे बाप दादों के समय से चला आ रहा था, ये कोई अभी नहीं आया। और रेखा गुप्ता की जब ये बात करते हैं तो बिल्कुल मनीष वाली बात है कि उस महिला को अभी ये सत्ता संभाले 10 महीने हुए हैं, 10 महीने, और उससे उम्मीद कर रहा है ये पूरे बंबई, पूरे दिल्ली का जो आकाश है ये साफ कर देगी और ये वहां पे गधों की तरह चलेगा। तो ये संभव नहीं है। एक दिल्ली ऐसे राजधानी को अगर उसको प्रदूषण मुक्त करना है तो समय लगेगा और समय देना पड़ेगा। हाँ, 5 साल बाद जरूर हम लोग हिसाब किताब करेंगे कि अपने इस वादे पे खरी उतरी कि नहीं। 10 महीने बाद तुम लाठी लेके चले आए कि प्रदूषण हो रहा है। तुम्हारी अम्मा की सरकार क्या कर रही थी 10 साल में? मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से कि जरा दर्शकों को आप लोग जरा चेक करिएगा कि 2007, 8, 9, 10, 11, 12 कितनी बार PM 2.5 355 से आगे गया है, यानी AQI 400 से ज्यादा। ये लगातार चल रहा था। ये केजरीवाल ने उसको थोड़ा और बढ़ाया था। अब रेखा गुप्ता उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। तो दीजिए, समय उसको दीजिए और जब नहीं होगा तो 5 साल बाद हिसाब किताब करेंगे। क्योंकि हम लोग हिसाब किताब बड़ी निर्ममता से करते हैं, तो ये बिल्कुल छोड़। लेकिन जिस तरह से ये 10 महीने में नाचने कूदने लगा तो ये अपने आप में बिल्कुल सही कहा मनीष जी ने कि ये पता नहीं क्या खा पी के आता है। तो खासकर पी के क्या आता है इसकी जरा जांच होनी चाहिए।